जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। आज जो हमारी संविधान की सीरीज चल रही है, आज उसमें हमारा एक नया टॉपिक है भारत की न्यायपालिका, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आज हम लोग देखेंगे। इस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुद्दा काफी चल भी रहा है, क्योंकि उसमें मुख्य न्यायाधीश 50वें नियुक्त होने वाले हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। और इसके साथ ही भारत की न्यायपालिका के क्या क्या कार्य हैं, कैसे उनका गठन होता है, किस अनुच्छेद में क्या व्यवस्था है, उन सभी को अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत की न्यायिक व्यवस्था जो है, भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी है और एकीकृत है, मतलब एक ही व्यवस्था है। भारत की न्याय व्यवस्था इकहरी है, मतलब एक ही है, इसमें और किसी का हस्तक्षेप नहीं है, और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। मतलब जो भारत की न्यायपालिका है वो इकहरी है, सिंगल पीठ है, मतलब सिंगल पीठ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मतलब उसमें और किसी का हस्तक्षेप नहीं है, और उसके सर्वोच्च शिखर पर, मतलब हाईएस्ट जो पीक है उसकी, उस पर सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए सर्वोच्च न्यायालय का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि 1774 में हमारा संविधान स्टार्ट ही इसी शब्द से होता है, 1774 से, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है वो 1774 में ही आता है। तो क्या है कि 1774 में कलकत्ता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस एक्ट से? रेगुलेटिंग एक्ट से। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो लॉर्ड एलिजा इम्पे थे। जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे वो लॉर्ड एलिजा इम्पे थे, और इसकी स्थापना 1774 में की गई थी। आपको ये बात याद रखनी है, 1774 में, ठीक है। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहां पर? नई दिल्ली में। 1937 में संघीय न्यायालय, मतलब संघ का न्यायालय, केंद्र का न्यायालय, ठीक है। 28 जनवरी 1950 को 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कहां पर? नई दिल्ली में। जो संघीय न्यायालय था उसी को सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था। कब? 28 जनवरी 1950 को। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रथम CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन थे? हरिलाल जे कानिया, HJ कानिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 124, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 124। इसको आपको याद ही करना है, 124 भूलना ही नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में इस अनुच्छेद से ही स्टार्टिंग होती है और इसमें बहुत कुछ आ जाता है, का बहुत बड़ा अनुच्छेद है, ठीक है। इसमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करनी है तो उसका शक्ति किसके पास में है? भारतीय संसद के पास में। गठन करना है, अधिकारिता देनी है, शक्तियों के विनियमन करना है, एवं मतलब जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो भी चेंजमेंट है, वो संसद द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। कौन कौन? स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों के विनियमन, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 में एक संशोधन होता है। उसमें क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। मतलब कितने हो गए? 34, 1 + 33। एक तो हमारा CJI हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 अन्य न्यायाधीश, उसके सहयोगी न्यायाधीश, ठीक है। प्रारंभ में जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारा संविधान बना था, जब 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उस समय पर हमारे जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो कितनी थी? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अन्य न्यायाधीश। जो एक हमारे CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो कौन थे? HJ कानिया, ठीक है। आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। अब चलिए नियुक्ति इनकी देख लेते हैं कि कैसे ये नियुक्त होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय में याद रखिए, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, जितने भी न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं अन्य न्यायाधीश, इस समय है कितने? 1 और 3, मतलब 33 और 1
34 न्यायाधीशों की संख्या है, उन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनकी नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो इसी न्यायालय से मतलब सुप्रीम कोर्ट से, जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है। ठीक है, और जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी हो, क्योंकि सीजेआई की नियुक्ति तो हो गई, जो एक सर्वोच्च है उसकी नियुक्ति हो गई, अब जो उसके साथ वाले सहयोगी हैं उनकी नियुक्ति करनी है, तो उनकी नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। जब सीजेआई की नियुक्ति मतलब जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है तो परामर्श राष्ट्रपति करता है किससे? मुख्य न्यायाधीश से। मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके वह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, आपको बस याद रखना है कैसे भी करके। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श कर सकता है। अगर राष्ट्रपति के पास में अधिकार है कि वह चाहे तो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय खुद जाके वहां बताए कि नहीं आप हमसे परामर्श लें, नहीं, राष्ट्रपति की अपने अधिकार हैं। वो जब चाहेगा तब सर्वोच्च न्यायालय से एवं राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से, जरूरी नहीं कि उच्च न्यायालय के सीजेआई से, वहां तो जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे, मतलब किसी भी न्यायाधीश से वह परामर्श कर सकता है। यह अधिकार राष्ट्रपति के पास पर है। ठीक है, अब हम अगली पॉइंट देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मतलब जो न्यायाधीश बनते हैं उनकी मतलब जो न्यूनतम आयु सीमा कोई निश्चित नहीं है। कोई 40 में भी बन सकता है, कोई 50 में भी बन सकता है। ठीक है, बस जो उसकी मतलब जो मांग होती है वो मांग पूरी होती ही वह न्यायाधीश बन सकता है। लेकिन एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण की आयु सीमा 65 वर्ष है। मतलब न्यूनतम सीमा कोई नहीं है, लेकिन अधिकतम सीमा 65 वर्ष निर्धारित है। 65 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति सीजेआई मतलब कोई भी न्यायाधीश नहीं बन सकता है, ना ही मुख्य न्यायाधीश, ना ही अन्य सहायक न्यायाधीश। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता होगा, नहीं, राष्ट्रपति ही वो होता है जो मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीशों को शपथ भी जो काय की होती है, पद और गोपनीयता की शपथ जो होती है वो राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है, अब हम योग्यताएं देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक हो। नॉर्मल सी बात है, इतनी बड़े पद पर अगर बैठेगा तो भारत का नागरिक ही होगा। ठीक है, दूसरी बात, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से देखते हैं। ठीक है, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। किसी उच्च न्यायालय कहाँ पर होता है? राज्य का होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय वो कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। मध्य प्रदेश का जबलपुर में है। ठीक है, इस तरह से जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं वहां पर अब न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। कब तक? 5 वर्ष तक। अब मान लीजिए वो यूपी के उच्च न्यायालय में उन्होंने काम किया, 3 साल यहाँ कार्य किया, अब 2 साल बचे। 2 साल जब वो मान लीजिए मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय वहां पर अगर कार्य करते हैं तो क्राइटेरिया उनका हो जाता है पूरा कि 5 वर्ष उन्होंने न्यायाधीश के पद पर कार्य किया है। कहां पर? उच्च न्यायालय में, राज्यों के उच्च न्यायालय में। ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर एक ही उच्च न्यायालय में वो 5 वर्ष बिता देते हैं तो भी उनका क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। ठीक, अगली जो लाइन है वो क्या है कि या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। देखिए, मान लीजिए वो तो क्या था कि न्यायाधीश रह चुके हो, कितने समय तक? 5 वर्ष तक। अब अगर न्यायाधीश नहीं है तो अधिवक्ता रह चुके हो लगातार 10 वर्ष तक। किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष रहे, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष रहे, या फिर 3, 2, 5, मतलब किसी भी तरीके से उन्होंने कुल मिलाकर 10 वर्ष पूरे किए हों उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में। ठीक है, अधिवक्ता है तो 10 वर्ष है, न्यायाधीश है तो 5 वर्ष है। कहां पर? उच्च न्यायालय में। ठीक, या
एक लाइन और है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। मतलब राष्ट्रपति अगर किसी को यह बोल दे, मतलब राष्ट्रपति के सामने कोई ये जाहिर कर दे कि मैं कानून का बहुत अच्छा ज्ञाता हूँ, लॉर्ड मैकाले हूँ मैं कानून का, मतलब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो कानून, तो अगर कानून विशेषज्ञ के तौर पर आए थे वो, इस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर वो बोल देता है कि मैं कानून का लॉर्ड मैकाले हूँ, तो उसको मतलब ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन राष्ट्रपति उनको न्यायाधीश बना सकते हैं क्योंकि वह व्यक्ति कानून का अच्छा ज्ञाता है। ठीक है, हम थोड़ी सी 2 फैक्ट और देख लेते हैं। इस लाइन को बहुत अच्छे से देखना है आपको। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जो 1978 से 1985 के मध्य 7 वर्ष तक न्यायाधीश रहे थे। ये इस समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारी तारीख आ रही है, अगली तारीख आ रही है 9 नवंबर जो आ रही है, तो उसमें जो हमारे नए सीजेआई नियुक्त हो चुके हैं, जिनका कार्यकाल 9 नवंबर से शुरू होगा, वो इस समय कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि इन्हीं के सुपुत्र हैं। किनके? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के। ठीक है, इन्होंने अपना सर्वाधिक कार्यकाल पूरा किया था 7 वर्ष तक, और उन्हीं के पुत्र जो हैं वो 50वें सीजेआई बनने जा रहे हैं। ठीक है, इनको भी देख लीजिए, और सीजीआई जो नए बनने वाले हैं उनको भी देखेंगे, उनको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सबसे कम समय पर मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह कब बने थे? 1991 में। कितने दिन के लिए? 17 दिन के लिए मात्र। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, शायद बार आखिरी हेडिंग है, हाँ, पद विमुक्त की प्रक्रिया। ठीक है, पद विमुक्त मतलब अब न्यायाधीश तो हमने बना दिया, उनकी नियुक्ति भी करवा दी, उनकी योग्यता भी देख ली, सब देख लिया, अब उनको पद से हटाना भी तो जरूरी है। अगर कोई गलत कार्य करते हैं तो उनको हटाने की भी प्रक्रिया होनी चाहिए। चलिए देखते हैं उसको भी। तो पद विमुक्त की प्रक्रिया क्या है? वो ये है, किसी न्यायाधीश पर कदाचार व अक्षमता के आरोप में सिर्फ 2 ही वो हैं, कदाचार या अक्षमता। कदाचार का मतलब है कि सदाचार नहीं कर रहा है, किसी से ऊट पटांग गाली गलौज या फिर न्याय नहीं कर रहे हैं। बस कुल मिला के सीधे सीधे ये देख लीजिए कि अगर वो न्याय नहीं कर रहे हैं, या फिर अक्षमता है, उनके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है, सिर्फ 2 ही आरोप उन पर लगेंगे, तीसरा कोई आरोप उन पर नहीं लगेगा। ठीक है, अक्षमता के आरोप में प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब उसके बाद क्या होगा? संबंधित सदन के अध्यक्ष, अगर लोकसभा में आता है तो लोकसभा अध्यक्ष, और अगर राज्यसभा में आता है तो सभापति। कौन होता है राज्यसभा का सभापति? उपराष्ट्रपति। ठीक है, यही चीज, इसी को जोड़ते हुए चलिए, अब ये पढ़ रहे हैं, पीछे का पूरा जोड़ते हुए चलिए, इससे आपको याद भी होगा, मजा भी आएगा। चलिए फिर दोबारा से इसी लाइन को पढ़ते हैं कि संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा आरोपों की जांच होती है। संसद में चर्चा होने के 14 दिन पहले न्यायाधीश को सूचित करना आवश्यक है। मान लीजिए किसी के खिलाफ अगर जांच चल रही है तो उसको 14 दिन पहले उनको सूचित करना आवश्यक है कि आपके खिलाफ जांच चल रही है, आपके खिलाफ प्रस्ताव आया है। कब बताएंगे उन्हें? 14 दिन पहले। ठीक है, फिर क्या होगा? दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होने पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से, मतलब लोकसभा में भी 2/3 बहुमत, फिर राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास होने पर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं और न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। ठीक है, कब? जब कदाचार और अक्षमता के आरोप लगे हों। कितने दिन पहले सूचित करना आवश्यक है? 14 दिन पहले सूचित करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली जो न्यायाधीश होते तो वकील ही है ना। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि जैसे उनकी 65 वर्ष उम्र पूरी हो गई, अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, 65 वर्ष उम्र पूरी हो गई, उन्होंने अवकाश ले लिया है। ठीक है, तो फिर किसी भी न्यायालय में या फिर किसी उच्च न्यायालय में या फिर किसी क्षेत्रीय न्यायालय में वहां पर वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए ये एक प्रक्रिया है, यह एक व्यवस्था है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो पूरा हुआ। कल हम इसी के जो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार देखेंगे कि क्या क्षेत्र है, क्या अधिकार है। ठीक है,
पढ़ते रहिए। पीईटी का पेपर बहुत अच्छा आया था, मजा आया था। हाँ, जो लोग पेपर के हफ्ते भर पहले से रेडी होते हैं उनका पेपर जरूर बिगड़ा होगा। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मोटा मोटा आंकड़ा जो होता है। पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। और यहाँ तक आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद।